हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एस के चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि सेकंड चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। विलियन वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे और उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जैसे चैप्टर चलता है तो उसके बीच बीच में कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह होते रहते हैं तो आपको भी क्या है कि उससे पता चलता रहता है कि आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ पर आपको डाउट हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इससे क्या है कि क्लियर होती रहती है। तो साथ साथ में क्वेश्चन भी अपने को करने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखते हैं आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या पहली बार आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस कर लीजिए। और लाइक तो सभी करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ आप कमेंट करके भी मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा है, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन, विलियन में उपस्थित सभी अवयवों का मोल अंश होता है। यानी विलियन में जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी पदार्थ आप मिलाते हैं, उनका सबका मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन कितना होता है? इक्वल टू 1 यानी 1 के बराबर होता है, लेस देन 1 यानी 1 से कम होता है, ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज़्यादा होता है, और आइदर 1 और 2 यानी पहला या दूसरा, इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? इक्वल टू 1। आपको सबको पता ही होगा कि विलियन में जितने भी होते हैं, जैसे आपके पास में कोई सॉल्यूशन है उसमें 2 अवयव हैं, तो दोनों अवयवों की जो मोल अंश है x1 और x2, उन दोनों का जो ऐड है वो कितना आने वाला है? अपने पास में 1 आने वाला है। ये आपको सबको पता है। अगर आपके पास में 3 अवयव हैं तो उन तीनों अवयवों की मोल अंश यानी x1, x2 और x3, इन सब का योग भी 1 ही आने वाला है। ये अपन पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जितने भी अवयव होते हैं उनकी सबकी मोल अंश का जो योग होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है, यानी 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोडियम अमलगम में विलायक है। सोडियम अमलगम में जो विलायक है वो कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या नन ऑफ दीज है? देखिए सॉल्यूशन के टाइप आपने पढ़ लिए। सोडियम अमलगम में जो विलायक है वो देखो कौन है? वो सोडियम अमलगम में विलायक सोडियम धातु होती है, और सोडियम अपन जानते हैं सॉलिड स्टेट में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी सॉलिड। ये आपको पता होगा, ध्यान में रखना है आपको। जितने भी अमलगम होते हैं इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहली बात, अमलगम क्या होते हैं? अगर आप मरकरी धातु को, ध्यान दीजिएगा, मरकरी धातु को किसी भी अदर धातु में डिजोल्व कर देंगे, मरकरी को डिजोल्व करना है यानी मरकरी विलेय पदार्थ होने वाला है। ध्यान रखिएगा हमेशा, मरकरी को किसी भी धातु में अगर डिजोल्व कर दे तो वो बन जाता है अमलगम। यानी जिस धातु में आप डिजोल्व करेंगे वो धातु बनेगी विलायक, और जो मरकरी है वो ध्यान रखना हमेशा होगा विलेय पदार्थ। तो सोडियम अमलगम का मतलब जो सोडियम धातु है वो यहाँ पर विलायक हो गई, और अपन जानते हैं कि सोडियम है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट पूछ लीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अपना जो चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, आई होप आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक भी कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ ये काम पहले कीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ये काम आपका सबसे पहले है, वीडियो को शेयर सबसे पहले करें। पीसी स्टडी पॉइंट ये आपका चैनल है, आपका खुद का चैनल है। आप जो डिमांड करते हैं वो वीडियो हम बना करके इस पर डालते हैं। कोई ज़बरदस्ती इस पर थोपा नहीं जाता है। जैसी आपकी डिमांड होती है ठीक उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस या जो भी वीडियोज़ हैं वो हमेशा डाले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से लोवेस्ट वाष्प दाब किसका है? वाटर यानी जल, एल्कोहल, ईथर और मरकरी, यानी इनमें से सबसे कम वाष्प दाब किसका है? तो जो सबसे कम वाष्प दाब है वो होने वाला है मरकरी का। मरकरी का वाष्प दाब सबसे कम होता है। देखिए आपको इसमें आंसर कैसे पता चलेगा? जितने भी आपको देखिए पदार्थ दे रखे हैं, जैसे जल है, एल्कोहल है, ईथर है और मरकरी है,
अब देखो वाष्प दाब ज्यादा किसका होता है, कम किसका होता है। जैसे आपके पास में मान लीजिए एक तो है मरकरी, सॉरी वाटर, और एक है मान लो मरकरी। अब देखो जिसकी भाप ज्यादा बनेगी, वाष्पन ज्यादा होगा। H2O का अपन जानते हैं वाष्पन ज्यादा होता है, तो H2O का अगर वाष्पन ज्यादा होगा तो इसका वाष्प दाब भी हमेशा ज्यादा होगा। देखो सीधी सी बात है, जिसकी भाप ज्यादा बनेगी उसका दाब भी ज्यादा होगा। राउले के नियम में भी अपन ने ये पढ़ा था कि जिस कंपोनेंट की भाप ज्यादा बन रही है उसका दाब ज्यादा होने वाला है। और मरकरी जो धातु है, अब आप जानते हो मरकरी एक अपवाद धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे कम वाष्पन इसी का होगा, और जिसका वाष्पन भाप सबसे कम बनेगी उसका वाष्प दाब भी सबसे कम होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हेनरी का नियम किस किस के मध्य संबंध देता है, यानी जो हेनरी का नियम है वो किस किस के बीच में संबंध बताता है। नंबर 1 गैस की विलेयता और दाब के मध्य, नंबर 2 गैस की विलेयता और विलयन की सांद्रता के मध्य, नंबर 3 गैस की विलेयता और टेम्परेचर के मध्य, और नंबर 4 नन ऑफ दीज, यानी इनमें से किसी के मध्य नहीं। तो अब देखो हेनरी का नियम एक बार याद कीजिए कि जो हेनरी का नियम है वो गैसों की विलेयता से संबंधित है कि जितना ज़्यादा दाब डालते हैं विलेयता उतनी ज़्यादा होती है। यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो दाब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस की विलेयता की। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 500 ml विलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलियन की सांद्रता होगी 8 ग्राम प्रति लीटर या 0.2 N, यहाँ पर N का मतलब होता है नॉर्मलता। ये सांद्रता को ही व्यक्त करने का एक तरीका होता है नॉर्मलता भी। 0.2 स्मॉल m यानी मोलरता, मोलरता, 0.2 कैपिटल M यानी मोलरता। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होने वाला है 8 ग्राम प्रति लीटर। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला। देखो एकदम इजी से है, 500 ml विलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है। ध्यान से देखिए 500 ml में कितना घुला हुआ है, 500 ml का मतलब आधा लीटर हो गया ना। आधे लीटर में कितना घुला हुआ है, 4 ग्राम, यानी 1 लीटर में कितना हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर में 8 ग्राम घुल गया हुआ। 1 लीटर में प्रति लीटर में कितना है, 8 ग्राम प्रति लीटर, 8 ग्राम प्रति लीटर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शुद्ध जल की मोललता होती है कितनी होती है, ये क्वेश्चन अपन ने पहले कर भी लिया है, तो आई होप आपको सबको पता होगा। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है देखते हैं। 100 m, 18 m, 1 m एंड 55.5 m। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है 55.5। शुद्ध जल की मोलरता ध्यान रखना है हमेशा, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 होती है। ये एक दिन पहले भी अपन ने कैलकुलेट की थी। और देखो इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपके पास में 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम जल है, तो 1000 ग्राम जल का जो आयतन है वो 1 लीटर होता है। तो अब देखिए शुद्ध जल की मोलरता बराबर आप निकालेंगे जल का द्रव्यमान यानी 1000 ग्राम बटे जल का अणुभार 18 इंटू जल का आयतन जो कि कितना हुआ था, 1 लीटर हुआ था। ये ध्यान रखना है 1 किलोग्राम जल का जो आयतन है वो 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1000 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55.5 m। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, शुद्ध जल की जो मोललता होती है 55.5 मोल प्रति किलोग्राम होती है, सॉरी मोल प्रति लीटर होती है। चलिए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, आपको वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूबर लवण का फॉर्मूला होता है, ग्लूबर साल्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Na2CO3.10H2O, CaSO4, Na2SO4.10H2O, CuSO4.5H2। तो इसका फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, इसके बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया था। विलेयता में ये एक अपवाद के स्वरूप आया था, इसलिए अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा Na2SO4.10H2O। ये ग्लूबर साल्ट का करेक्ट आंसर है। और विलेयता में इसके लिए मैंने आपको एक टेम्परेचर भी बताया था, आपको एक टेम्परेचर भी ध्यान में रखना था जो कि था 32.4 डिग्री सेल्सियस।
ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर तक इस लवण की विलेयता बढ़ती है और उसके पश्चात वापस कम होने लगती है। तो इसलिए ये अपवाद स्वरूप था ग्लोबल लवण। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है Na2SO4.10H2। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट हैं जो कि आपको पहले से आते थे। 7 में से कितने क्वेश्चन आपको करेक्ट आते थे। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ में इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसका मतलब आप डेफिनेटली धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए आपको थैंक्स बोल देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। डेफिनेटली आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने वाले हैं। शेयर करने के साथ साथ देखिए और क्या क्या करेंगे ये भी मुझे पता है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे सच्चे साथी हैं और आपकी वजह से ही हम यहाँ पर इस चैनल पर आज तक टिके हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं अलविदा। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसके बारे में अपन और डिस्कशन करेंगे। राउले का नियम जो अपन ने पढ़ लिया था, उसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में कल के अपन जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।